Question number 31. A uniform plate of mass capital M stays horizontally and symmetrically on two wheels, rotating in opposite directions. ओके, तो ये व्हील जो है ये ऐसे रोटेट कर रही है और ये ऐसे रोटेट कर रही है, और ये जो अपनी प्लेट है वो वहां पर रेस्ट पे रखी हुई है। तो यहाँ पर समझो कि हो क्या रहा है। ये जब व्हील ऐसे घूम रही है तो प्लेट और व्हील के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है। और जब ये व्हील ऐसे घूमेगी तो प्लेट पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, और ये वाली जो व्हील घूम रही है वो फ्रिक्शन ऐसे लगाएगी। तो ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन दोनों ही क्या है, काइनेटिक है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक। द सेपरेशन बिटवीन द व्हील्स इज एल। ओके। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ईच व्हील एंड द प्लेट इज म्यू। ओके। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द प्लेट इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ एंड रिलीज्ड। ओके। तो हो क्या रहा है कि मान लो कि अपन इस प्लेट को थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिए, थोड़ा सा राइट वर्ड या फिर लेफ्ट वर्ड, तो उससे ये होगा कि शुरू में तो ये प्लेट सिमेट्रिकली रखी हुई है, पर बाद में वो थोड़ी सी राइट साइड ज्यादा चली गई। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बदल जाएगा। पहले क्या था, सिंपली यहाँ पर mg फोर्स लग रहा है और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सेम है, और 2n बराबर क्या था, mg था। तो शुरू में दोनों नॉर्मल रिएक्शन कितने थे, mg/2 थे। अभी क्या हो रहा है समझते हैं। अब मैं इसकी नई वाली पोजीशन बना देता हूँ, अलग से बना लेते हैं इसको। यहाँ पर ये चक्का है, मतलब व्हील, और ऐसा मान लेते हैं कि इस साइड ज्यादा ये है। ठीक है। तो अच्छा, ये दोनों के बीच की लेंथ तो अभी भी एल रहेगी क्योंकि व्हील्स तो फिक्स हैं। ठीक। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि शुरू में मतलब इसको टोटल एक्स डिस्प्लेस किया गया है। ठीक है। तो शुरू में रॉड ये यहाँ पर थी, शुरू वाली रॉड को मैं ऐसे बना देता हूँ, ये इनिशियली रॉड वाज इन दिस ग्रीन पोजीशन, अब ये ब्लैक पोजीशन में आ गई है। तो क्या होएगा, वैसे तो कॉमन सेंस मतलब इतना समझ में आ जाना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस साइड बढ़ेगी। तो इसको मैं n1 मान लेता हूँ और इसको n2 मान लेता हूँ। मतलब इतना सारा रोटेशन अपन लोग पढ़ चुके हैं, अब तो ये समझ में आना चाहिए। नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझ लो कि आ, इसका एफडी बना के देख लो यार। सोचो रॉड को यदि मैं एक्स से डिस्प्लेस किया हूँ, ये, तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स ही डिस्प्लेस हुआ होगा। पहले सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच था, अब वो यहाँ पर आ गया है। ठीक। यहाँ पर जब आ जाएगा तो इसका फोर्स डायग्राम बदल जाएगा, यहाँ मतलब बदल जाएगा इन द सेंस, बस एम जी यहाँ नीचे लग रहा है, और N1 N2 की वैल्यू बराबर नहीं रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन न्यू पोजीशन में क्या हो जाएगी, N1 प्लस N2 बराबर mg। और N1 और N2 में मैं कैसे कैलकुलेशन कर सकता हूँ, कैसे निकालूंगा N1 N2 की वैल्यू। भाई वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं N1 N2 दोनों, और वाई डायरेक्शन में और कोई इक्वेशन बन नहीं रही है। ठीक है, तो मैं टॉर्क वाली इक्वेशन लगा देता हूँ। सपोज करो मैं इस पॉइंट से टॉर्क लिखता हूँ, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से। तो इस N1 का इधर वाला टॉर्क यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और इस N2 का ये क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल। ठीक है। तो क्या लिखूंगा, N1 इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये है L/2 माइनस एक्स। ठीक है ना, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है, L/2 है, और ये अपन किसका कितना खिसकाए हैं इसको, एक्स स्लाइड किए हैं। तो बची कितनी, L/2 माइनस एक्स। तो N1 इंटू L/2 माइनस एक्स वुड बी इक्वल टू N2 इंटू L/2 प्लस एक्स। तो वैसे भी देख लो यार, N1 और N2 में दूर N2 है, तो टॉर्क तभी बैलेंस होगा जब N2 छोटा होगा। ठीक है ना, क्योंकि टॉर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ठीक है। तो डिस्टेंस बड़ा है तो इस फोर्स को कम होना पड़ेगा इसकी तुलना में। तो N1 बड़ा है, N2 छोटा है। और वैसे भी दिख रहा है, देखो यहाँ पर N1 बाई N2 का रेशियो L/2 प्लस एक्स अपॉन L/2 माइनस एक्स आ रहा है, तो वो बड़ा दिखा रहा है N1 को। ठीक है। तो अभी मैं ये N1 और N2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, है ना। देखो ये बन जाएगा N1 इंटू L/2
माइनस n2 इंटू एल बाय टू इज इक्वल टू n2 इंटू एक्स और प्लस n1 इंटू एक्स। ये सब इक्वेशन सॉल्व करने का काम आप लोगों का खुद का है, आराम से करते रहना। तो यहाँ से n1 माइनस n2 की वैल्यू आ गई n2 प्लस n1 इंटू एक्स अपॉन एल बाय टू। अब इसको और इसको ऐड कर दो तो n1 की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो n2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर ही देते हैं, चलो। ऐड किया तो 2n1 बराबर mg प्लस n2, आई एम सो सॉरी, ऐसे नहीं आएगा, सॉरी यार, नहीं, ऐसे नहीं करना। अपने को n1 n2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सीधा यहाँ पर से n2 की वैल्यू को mg माइनस n1 रख देता हूँ, ठीक है ना। तो n1 इंटू एल बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू n2 विच इज mg माइनस n1 इंटू एल बाई टू प्लस एक्स। तो होएगा क्या कि इससे n1 की वैल्यू निकल जाएगी और फिर बाद में जब मैं n1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा तो n2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो मान के चलो भाई तुमने निकाल ली वैल्यू, ठीक है। अब इसमें अपन और वेस्ट नहीं करेंगे टाइम अपना। मान लो हमको n1 पता चल गया और n2 पता चल गया, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस बात को मान लो कि सॉल्व करोगे तो n1 और n2 दोनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आएगी, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो सोचो भाई, अब फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन का रोल लास्ट में है। तो जो n1 बढ़ चुका है ना, तो ये वाला फ्रिक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया है, फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट तो सेम ही है। तो ये फोर्स बढ़ जाएगा और ये फोर्स छोटा हो जाएगा। तो नेट फोर्स विल बी इन डायरेक्शन, फ्रिक्शन जो नेट काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा और वो सेंटर की तरफ लग रहा है। तो वो एक प्रकार से रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, और रिस्टोरिंग फोर्स अगर है तो ऑसिलेशन होगा। और बाद में पता चलेगा कि जो एन वन इंटू म्यू माइनस n2 इंटू म्यू है, वो x के प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, n1 n2 की वैल्यू निकालो, और फिर n1 न्यू यानी कि फ्रिक्शन नंबर 1 जो कि यहाँ पर लग रहा है, और माइनस फ्रिक्शन नंबर 2, इन दोनों का जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा वो पता चलेगा आप लोगों को कि x के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकाल के एसटीएम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये काम आप खुद कर लो भाई, है ना। अब मैं यहाँ पर सॉल्व बहुत पहले किसको किया था पर मेरे को याद नहीं, और अभी मेरा सॉल्व करने का मूड नहीं, तो ये काम आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद।